मेरी सबसे पहली शिपिंग कंपनी स्टार क्रूजेस थी। मैंने वहाँ पे कॉमी2 ज्वाइन किया था। पर वहाँ ज्वाइन करने से पहले मुझे लगभग 7 से 8 महीने लग गए। इतना लंबा समय क्यों लगा, मैं आज आपको वही बताने वाला हूँ। और आपको मैं ये भी समझाने वाला हूँ, अगर आपकी शिप में जॉब लग जाती है तो आपको किस समय पर अपनी जो करंट नौकरी चल रही है वो छोड़ना है। मैं स्टार क्रूजेस में अप्लाई करता, उससे पहले मैं जॉब कर रहा था नेहरू प्लेस इरोज़ इंटरकॉन्टिनेंटल में, जो कि अब इरोज़ के नाम से फेमस है। मेरा सब कुछ हो गया, मेरा टिकट्स आ गए, मेरे इंटरव्यूज़ वगैरह सारे कुछ क्लियर हो गए। पर जब मेरी फेयरवेल भी होगी वहाँ से, और जब मैंने जॉइनिंग थी मेरी, उस समय मुंबई में बाढ़ आ गई। आपको पता होगा 2007 या 8 या लगभग 9 में मुंबई में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, जिसमें कि सारे ऑफिसेज डूब गए। उसमें से मेरा भी ऑफिस था मुंबई में, ओशियन डॉल्फिन का, जो कि डूब गया। तो उसके बाद ना कोई कनेक्शन रह गया और लगभग 3 महीने तक मैं घर में ही बैठा रहा। और मुझे ये भी नहीं मालूम था कि मैं वापस शिप पे नौकरी करने जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, क्योंकि कोई कनेक्शन ही बिल्कुल ही टूट चुका था। पर उसके बाद जब 3-4 महीने बीत गए, मुझे भी लगा कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई है, मेरे साथ कुछ गलत हो गया है, क्योंकि मुझे तो लग रहा था कि सब कुछ सही हो रहा है और मैं भी जल्दी से जल्दी शिप ज्वाइन कर लूँगा। तो यही सारी स्टोरी मैं आपके साथ बताऊँगा, और मैं आपको ये भी प्रॉपर बताऊँगा कि आपको किस प्रकार से क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है अगर आपका शिप में सिलेक्शन हो जाता है, और किस प्रकार से सिलेक्शन होता है मैं आपको वो भी बताता हूँ। कई सारी शिपिंग कंपनीज़ होती हैं जिनमें कि हम लोग अप्लाई करते हैं। आप ऑनलाइन ऑफलाइन जाके अप्लाई कर सकते हैं। मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में, गोवा में बहुत सारे ऐसे ऑफिसेज हैं जहाँ पे जाके आप अपनी एप्लीकेशन देते हैं, और वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक्चुअली में आप लोगों को वो इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। इसके अलावा उनके पास क्लाइंट्स की जो इंक्वायरीज़ होती है वो भी होती हैं। तो यही सारी चीज़ें चलती हैं। जब आप पहली बार उनके पास जाते हो इंटरव्यू देने के लिए, तो आपका जो एजेंट होता है वो आपको जज करता है, चाहे पहले किसी भी पोजीशंस पे हो। वो आपको आपकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, आपके पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से, और वो भी जो भी आपसे क्वेश्चंस करेगा, हो सकता है कि वो आपसे टेक्निकल किचन के क्वेश्चंस भी कर बैठे, क्योंकि उनको उतना एक्सपीरियंस हो जाता है यही काम करते करते। उसके बिहाफ पे वो चेक कर लेता है कि आपको कौन सी पोजीशन के लिए सिलेक्ट करना है, या फिर आपको सेलेक्ट ही नहीं करना है। और वो आपको अगर सेलेक्ट नहीं करना होगा तो नॉर्मली आपको बोलते हैं कि आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद आपको एक इंग्लिश टेस्ट के लिए बोला जाता है सबसे पहले यहाँ पे, उसको हम लोग मर्लिन टेस्ट बोलते हैं। ये कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ये पेड कोर्स होता है। अगर आप फेल भी हो गए तो आप दोबारा दे सकते हैं। इसके अंदर मेनली इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं। आपको कुछ लिखने को बोला जाएगा, आपको सुन के कंप्यूटर पे कुछ आंसर करना होगा। यही सारी चीज़ें होती है। जैसे कि हमारे के आइल्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, सेम वही पैटर्न होता है, पर ये काफ़ी इजी होता है। आपको गूगल में बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए जा रहे हैं। अगर आप कॉमी3 के लिए जा रहे हैं तो बहुत ही नॉर्मल फिल इन द ब्लैंक्स, राइट रॉन्ग, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। अगर आप एग्जीक्यूटिव शेफ़ के लिए जा रहे हैं, शू शेफ़ के लिए जा रहे हैं, तो थोड़े कठिन क्वेश्चंस आएंगे। और उनके ऊपर जो मार्किंग होती है, या आपको कितनी जो पासिंग मार्क होता है, वो भी टोटली आपकी पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता है। और कोई मुश्किल नहीं होता, बहुत ही ईजी है। मेरे साथ जो हिंदी के स्कूल में पढ़ते थे वो भी पास हो गए थे, और मैं भी पास हो गया था। जब आपका मर्लिन टेस्ट क्लियर हो जाता है, उसके बाद आपको जो क्लाइंट की तरफ से इंटरव्यू होता है। क्लाइंट का मतलब कि कोई बाहर से कोई आएगा, या स्पेसिफिक उन्होंने कोई बंदा रखा रहता है हर डिपार्टमेंट के लिए। चाहे आप किचन में जा रहे हो, हाउसकीपिंग में जा रहे हो, सर्विस में जा रहे हो, तो उनका जो वहाँ का डेलीगेट होता है वो आपके आके इंटरव्यू लेता है। उसमें वो आपके कलनरी के क्वेश्चंस पूछ सकता है, सारे जो भी आपको आता है, जो भी अगर आप किचन में हैं तो सॉसेस के नाम, सूप के नाम, आपकी किचन इन्वेंट्रीज, आजकल हैसअप का बहुत ज़्यादा चल रहा है, आपको साफ़ सफाई के बारे में बहुत पूछा जाएगा। तो ये सारी चीज़ें, टेम्परेचर्स के बारे में, फ्रिज के टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और उसके बाद आपको बता दिया जाता है कि भैया आप सेलेक्ट हुए नहीं। सेम डे भी बता देते हैं और दूसरे दिन भी बता देते हैं। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, जब आपका ये इंटरव्यू भी क्लियर हो जाता है, तो आपको भेजा जाता है मेडिकल के लिए। मेडिकल के लिए जो स्पेसिफिक डॉक्टर्स होते हैं, उनका क्लिनिक का एड्रेस आपको दिया जाता है। आपको वहीं पे जाके करवाना होता है। आप जिस भी सिटी में रहते हैं, कोई ना कोई स्पेसिफिक डॉक्टर होता है। शिपिंग के डॉक्टर होते हैं, जो कि कंपनी, जो एजेंसी जिसके थ्रू आप जा रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर देते हैं। कोई भी चिंता की बात यहाँ पर नहीं है। जब ये होता है, इसके बाद आपको C1D वीज़ा, अगर आप यूएस में ज्वाइन कर रहे हो, अगर आप यूएस में ज्वाइन नहीं कर रहे हो तो आपको नॉर्मल वीज़ा लगता है, उसमें कोई इतनी बड़ी वो नहीं होती है। पर C1D वीज़ा में आपको यहाँ पे थोड़ी परेशानी होती है, या फिर आपको थोड़ी प्रिपरेशन करनी होती है। क्या प्रिपरेशन करनी होती है? वो सारे के सारे जो क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जाएंगे, वो एजेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आपको एडवांस में बताए, और उस प्रकार से आप अपने को तैयार करके जाएँ। यहाँ पर आपकी जो ग्रूमिंग है वो भी ध्यान में रखनी पड़ती है। जब आप C1D वीज़ा के लिए US एम्बेसी में जाते हैं, तो हर एजेंसी की
यहाँ पे एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस प्रॉपर कैंडिडेट को समझाए। मैं भी एक बार C1D वीज़ा के लिए गया था, मेरा जो C1D वीज़ा कैंसिल हो गया था क्योंकि मुझे पता भी नहीं था कि C1D वीज़ा होता क्या है, क्योंकि मैं किसी दूसरी कंपनी में काम कर रहा था। मैं पहली बार C1D वीज़ा के लिए गया और जो मेरा एजेंसी थी वो दिल्ली में भी नहीं थी, मुंबई में थी, ना ही उन्होंने मुझे कुछ बताया। उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस पूछे मैंने उनका सही बिल्कुल जवाब दे दिया, क्योंकि वहाँ पे वो ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे, ऐसे इमोशनल क्वेश्चन आप पूछेंगे कि आप वहाँ पे क्यों जाना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने बोला कि मैं पैसे कमाने के लिए जाना चाहता हूँ, तो उन्होंने मुझे मेरे वीज़ा को रिजेक्ट कर दिया। तो यही सारे कुछ इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ट्रिकी होते हैं, जिसमें कि अगर पहले से अगर आपको एजेंसी बता दी आपको क्या आंसर देने हैं तो आप आराम से ध्यान से उनको कर सकते हैं। जब आपका C1D वीज़ा जब आपको C1D वीज़ा के लिए होता है, उससे पहले आपको एक जॉइनिंग डेट दी जाती है। उस जॉइनिंग डेट के बिहाफ पे, आपके मेडिकल के बिहाफ पे आप लोग अपने C1D वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई होने के बाद सेम डे आपको पता चल जाता है कि जब भी आपकी इंटरव्यू की डेट आती है, आप ये सारी जाके जो क्वेश्चंस मैंने आपको पहले बता दिए ये सारे जाके पूछे जाते हैं। सेम टाइम पे सेम दिन में आपको बता दिया जाता है कि आपका अप्रूव हुआ है या नहीं है। अगर नहीं अप्रूव हुआ होगा तो आपका सेम टाइम पे उसी टाइम आपका पासपोर्ट आपके काउंसलर पकड़ा देगा, नहीं तो आपका पासपोर्ट रख लेगा और शाम को या दूसरे दिन आपको हैंडओवर कर दिया जाता है। जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं उसके बाद आपकी नई जॉइनिंग डेट आती है, या फिर आपका सेम जॉइनिंग डेट पे ही आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा साथ साथ आपको जो एजेंसी है वो भी आपसे फ़ीस लेती रहती है कि भैया इतने पैसे दे दो, हमारे ये हो गया वो हो गया, तो वो उनसे डील है कि आप कितना, क्योंकि यहाँ पर जो टिकट्स इसके बाद जो भी आपकी जॉइनिंग डेट है उसके बाद जो टिकट्स आते हैं, टिकट्स के लिए आपको पैसे पे करने पड़ते हैं। कई एजेंसियाँ पैसे पहले ही ले लेती है ताकि बाद में आप गड़बड़ ना करो कि बाद में आप बोलो कि भाई पैसे नहीं है ये, तो वो भी आपसे पहले ही पैसे ले लेते हैं। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें हो जाती है, टिकट आपके हाथ में आ जाता है, तब आप नौकरी छोड़िए। उससे पहले नौकरी मत छोड़िए, नहीं तो हो सकता है जैसे मेरे साथ मुंबई में बाढ़ आ गई थी, आपके साथ भी कुछ ना कुछ हो जाए। या मैं चाहूँगा ऐसा किसी के साथ कुछ ना हो जैसा कि मेरे साथ हुआ था। मैं लगभग 3 महीने तक घर पे खाली रहा था मुंबई की बाढ़ के कारण। तो ये टोटल मैंने एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। बाकी सारा का सारा मैंने अपनी एक बुकलेट है जिसको कि मैं शिप जॉब बुकलेट बोलता हूँ, आप वो लेके सिंपली, जिसका कि प्राइस 200 रुपये है, आप लोग ले सकते हैं। और आप ये जो भी मैंने सारी टेक्निकल चीज़ें बताई है उसमें आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। C1D वीज़ा के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें वो भी इंक्लूडेड हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे, क्योंकि शेयर करना हमेशा दूसरों की केयरिंग करना होता है। फिर मिलता है एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।